हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत इजी होने वाला है ये लेक्चर। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड की डेफिनेशन देखते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है। When company wants to do business in another country, it must choose how to get in. जब कोई भी कंपनी फॉरेन में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो फॉरेन मार्केट में किस तरह से इंटर हो। ओके, दिस डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स लाइक कंपनी साइज, लोकल कंडीशन, हाउ अपीलिंग द फॉरेन मार्केट इज, ग्रोथ पोटेंशियल एंड कॉस्ट एंड रिस्क। जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी फॉरेन में अपना ट्रेड को इस्टेब्लिश करना चाहती है तो वो प्रॉफिट के लिए चाह रही है, लेकिन कुछ बातों का उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभी उसका फिलहाल में जो कंपनी है वो कितनी बड़ी है, उसकी कंपनी का साइज क्या है। ठीक है, लोकल कंडीशन क्या है, उसका जो इंडिया में अभी उसका बिजनेस है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसका कंडीशन क्या है, उसके प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो फॉरेन मार्केट है वो कितना आकर्षक है, कितना दिलकश है। ओके, सबसे पहले हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगी, अगर वो फॉरेन में बिजनेस खोल लेता है तो उसका ग्रोथ किस तरह से होगा, कॉस्ट कितना लगेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ अगर उससे कम पैसे लग रहे हैं तो फॉरेन में अगर वो बिजनेस को स्टेब्लिश करना चाहता है तो उसे शायद 10 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, इतना ज्यादा खर्च होगा और रिस्क भी ज्यादा होगा क्योंकि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, है ना। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कोई भी बिजनेस को फॉरेन में स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, द कंपनी मस्ट लुक एट these थिंग्स टू डिसाइड द बेस्ट वे टू स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, यही तो है कि कंपनी को यह सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद में डिसाइड करना होगा कि वाकई में उससे फॉरेन में ट्रेड करना है, फॉरेन में अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री टू फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में एंट्री के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कि जितने भी 10 पॉइंट दिख रहे हैं अभी तो फिलहाल बेसिक डेफिनेशन में इन सब की दे देता हूं और बाद में इनके डिटेल लेक्चर भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग बहुत नॉर्मल है। जब भी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डायरेक्ट सेल करती है तो उसे डायरेक्ट इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे इंडिया की कोई कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है, अपने एग्जांपल कपड़ों का प्रोडक्ट है, वो फॉरेन में सेल करना चाहती है, अमेरिका में सेल करना चाहती है, तो यहाँ की कंपनी वहां के कुछ स्टोर को हायर करेगी या परचेस करेगी और वहां खुद के एम्प्लॉय को बिठाएगी और उनके जो एम्प्लॉय जितना भी सेल करेंगे उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट कंपनी को होगा। ये होती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग की। जब भी कोई कंपनी या कोई इंसान एक्सपोर्ट तो करना चाहता है, अपना जो प्रोडक्ट है उसे फॉरेन मार्केट में तो भेजना और बेचना चाहता है, लेकिन उसे नॉलेज नहीं होती है तो क्या करता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करता है। इसमें उसका फायदा यह होता है कि बिना किसी नॉलेज के उसका माल बाहर सेल भी हो जाता है और उसे ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो आप मिस्टर एक्स और आप रहते हो इंडिया में, ये है मिस्टर वाई जो रहते हैं अमेरिका में। आपका प्रोडक्ट है शूज। आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पर इंडिया में तो अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन मैं मेरे बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता हूँ और उसे अलग अलग मार्केट में भेजना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, और ताकि मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रो हो, मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा हो।
ओके। लेकिन एक समस्या ये है कि आपको अमेरिका के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। आप किस तरह वहां अपना बिजनेस स्टेब्लिश करोगे? तो आप जाते हो मिस्टर ए के पास में। जो मिस्टर ए है वो है एजेंट, दलाल। ओके। इन्हें इंटरमीडियरीज भी कहते हैं। अब इनका काम क्या है कि ये आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके बिहाफ पर अमेरिका में नहीं बेचेंगे, बल्कि ये उनके खुद के बिहाफ पर बेचेंगे। आपसे ये सारा प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। ठीक है। अब इनका इसमें क्या फायदा हुआ? प्रोडक्ट इन्होंने नहीं बनाया। ओके। आपको जो लाइसेंस थे, जीएसटी थे वगैरह, सब आपने पे किया है। आपने रिसर्च किया है। आपने कई सारे एम्प्लॉय को हायर किया। उसके बाद में आपका प्रोडक्ट बना। आपका बहुत सारा खर्चा हुआ। लेकिन आपने कुछ प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट में जो एजेंट है उनको बेच दिए, जिन्हें शूज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। अब ये जो मिस्टर ए है, जो एजेंट है, इन्हें अमेरिका के बारे में सब कुछ पता है। इनके पास में अमेरिका के लाइसेंस है। इनके पास में अमेरिका में कितनी सारी शॉप्स है, कई सारी कंपनियां है जहाँ ये अपने जो शूज है उसे बेच सकते हैं। मॉल के बारे में इनको पता है। मॉल के जो ओनर है उनसे इनके अच्छे रिलेशनशिप्स है। अब ये मिस्टर ए क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे इन सबको। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इसके बारे में मिस्टर को पता है। तो ये सब काम ये देखेंगे। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। अगर बात की जाए तो मिस्टर एक्स यानी आपने इंडिया में बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट अमेरिका तो पहुंचा दिया। ओके। लेकिन बीच में एक एजेंट को रखा। इसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट का नाम था अग्रवाल शूज, लेकिन जो मिस्टर ए है, ओके, जो एजेंट है, जब उन्होंने परचेस किया आपसे प्रोडक्ट, उसके बाद में आपका राइट वही खत्म हो गया, क्योंकि आपने आपके प्रॉफिट पर उन्हें बेच दिया। ठीक है। लेकिन अब इन्होंने मिस्टर जो अग्रवाल शूज थे उसका नाम बदल के रख दिया जैन शूज। अब ये जैन शूज के नाम पर प्रोडक्ट बिक रहा है। ओके। इस तरह से आपकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एंट्री तो हो गई फॉरेन मार्केट में। ठीक है। इसी को कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट विथ फॉरेन कंपनीज मीन्स लाइसेंसिंग। जब भी कोई कंपनी अपना लोगो, ब्रांड नेम, अपनी टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी को देती है यूज करने के लिए, बदले में क्या चाहती है? फीस या रॉयल्टी। उसे लाइसेंसिंग कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। आपके पास में लैपटॉप कौन सा है? डेल का है, एचपी का है, एसूस का है, लेनोवो का है। लेकिन एक बात कॉमन है, कंपनी तो सब अलग अलग है लैपटॉप की, लेकिन उस सब में माइक्रोसॉफ्ट डला हुआ है। अब जो बिल गेट्स है उन्होंने ये फ्री में तो नहीं दिया, बदले में कुछ ना कुछ फीस ली होगी या रॉयल्टी ली होगी। ठीक है, समझ गए? अगर अभी भी आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, आप उसी में कई सारे अपडेट आते हैं, या फिर उसका अपडेट अपग्रेड होके विंडोज 11 डालते हो आप, तो ये जो विंडो है वो किसकी तरफ से आया? ये ना एचपी की तरफ से आया, ना लेनोवो की तरफ से आया, किसी भी लैपटॉप के ब्रांड की तरफ से नहीं आया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया है। इसी को कहेंगे लाइसेंसिंग। इसके अलावा मैं आपको दो केसेस बताता हूँ। ओके। इंटरेस्टिंग केसेस। अब इससे आप मुझे बताइए ये लाइसेंसिंग के या फ्रेंचाइज के कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। पहला केस है अमिताभ बच्चन। ओके। आपने कुछ वक्त पहले एक न्यूज सुना होगा, और आप कई सालों से देखते आ रहे होंगे कि कई कॉमेडी एक्टर या यूट्यूबर अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, या कई बार एक भद्दा सा मजाक भी करते हैं उनकी पर्सनैलिटी के साथ में। अब जो अमिताभ बच्चन के वकील है, जिनका नाम हरीश साल्वे है, उन्होंने कोर्ट में केस किया, और जो जज थे नवीन चावला सर, उनको कहा कि जो एक्टर है अमिताभ बच्चन और मेरे क्लाइंट है, तो उनके साथ में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। अब कोई भी एक्टर हो, कॉमेडी एक्टर हो, यूट्यूबर हो, वो मेरे एक्टर की इंसल्ट नहीं कर सकता, उनके कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकता है, उनकी मिमिक्री नहीं कर सकता है। आप मुझे ये बताइए, क्या ये लाइसेंसिंग के अंडर आ सकता है?
अब हम देखते हैं दूसरा केस, वो है यश राज बैनर। आपने कई बार सुना होगा कि ये डायरेक्टर की फिल्म आ रही है, ये एक्टर की फिल्म आ रही है, लेकिन उसके साथ में एक सेंटेंस ऐड होता है, एक वर्ड ऐड होता है, ये यश राज बैनर की फिल्म है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये लाइसेंसिंग के अंडर में आता है या नहीं आता है? फ्रेंचाइजिंग, सबसे पहले एक एग्जांपल आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा, डोमिनोज सही एग्जांपल है। डेफिनेशन क्या है? जब भी कोई कंपनी अपना लोगो, अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट किसी और कंपनी को यूज करने के लिए देती है तो उसे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। आप कहोगे कि सेम डेफिनेशन लाइसेंसिंग की भी थी, तो डिफरेंट क्या हुआ था? मैं आपको समझाता हूँ। लाइसेंसिंग में जो मैंने एग्जांपल दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सॉफ्टवेयर है वो यूज करने के लिए दिया एचपी को, लेनोवो को, डेल को। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट एचपी को बोल सकता है कि भाई एचपी का लोगो हटा दो और मेरा लोगो लगा दो? नहीं बोल सकता। क्या माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स लेनोवो को बोल सकते हैं कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा हूँ लेकिन लोगो लेनोवो को हटा दीजिए, इसको थोड़ा बदल के लोनोवो कर दीजिए? हो सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि लाइसेंसिंग थी। फ्रेंचाइजिंग की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं और मैं एक पिज्जा हट खोलूं। ओके, मैं पिज्जा का शॉप खोलूं जिसमें लोग आए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं जो नाम रखने का सोच रहा हूँ वो नाम रख रहा हूँ मैं अग्रवाल पिज्जा, हमारे सरनेम से। लेकिन लोग इसे पहचानेंगे कैसे? लोग किस तरह से ट्रस्ट करेंगे? अब आप सोचते हो कि भाई मैं जो प्लान है अग्रवाल पिज्जा का वो कैंसिल करता हूँ। मैं जाता हूँ थोड़ा शॉर्टकट, मैं जाता हूँ डोमिनोज वालों के पास में और उनको बोलता हूँ कि मैं आपका ब्रांड का नाम यूज करना चाहता हूँ। अब डोमिनोज वाले अब कहेंगे ठीक है भाई, आप हमें इतने इतने पैसे दे दीजिए, आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको पूरा सेटअप करके देंगे। ठीक है, रेसिपी भी हम लोग बताएंगे आपको, आप उस तरह से रेसिपी यूज करना। क्योंकि अगर डोमिनोज का नाम यूज करके आप कुछ भी गंदा प्रोडक्ट लोगों को खिलाते हो, बिना टेस्टी लोगों को कुछ खिलाते हो, तो जाहिर सी बात है अग्रवाल का नाम नहीं खराब होगा, अग्रवाल का तो लॉस होगा पैसों का, साथ ही साथ में ब्रांड नेम डोमिनोज का खराब होगा। ठीक है, इसी वजह से आप एक काम कीजिए, आप लोगो रखिए डोमिनोज का, नाम डोमिनोज का रखिए। ठीक है, और जिस तरह से हम सेटअप करने का बोल रहे हो उस तरह से सेटअप कीजिए, रेसिपी हम जिस तरह से बताएंगे उस तरह से यूज कीजिए। आप ब्रांड नाम हम लोगों का यूज करते हो, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% हमारा, या फिर एक ही 5 लाख रुपए दे दीजिए और इतने साल तक हमारा नाम यूज कीजिए। ये फर्क होता है फ्रेंचाइजिंग में और लाइसेंसिंग में। फ्रेंचाइज में जो फ्रेंचाइजर होता है, जो डोमिनोज होता है, उसका बिजनेस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपने एप्पल के मोबाइल पर देखा होगा, असेंबल इन चाइना। इसका मतलब क्या है? एप्पल कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की, लेकिन प्रोडक्ट उसके कौन बना रहा है? चाइना एंड ताइवान। कौन सी कंपनी? फॉक्सकॉन कंपनी का आपने नाम सुना होगा। फॉक्सकॉन तो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसी कंपनी को चाइनीज में हॉनहाई कहते हैं। ओके, चाइना के जो नाम होते हैं, लोगों के भी नाम होते हैं, तो दो नाम होते हैं। जैसे इंडिया में किसी का नाम होता है सागर, अनिल, कुमार, तो ये सिर्फ एक नाम है। ये नाम कहीं भी हम लोग जो यूज करेंगे तो यही नाम यूज करेंगे, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है कि चाइना के अपने नाम अलग होते हैं चाइनीज, और उनका एक इंग्लिश नाम अलग होता है। ओके, ये एक फंडा होता है। और इसी के अलावा मैं आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट से कुछ डील की है, कुछ फाइटर जेट की डील की है। इसमें क्या होगा, जो फ्रेंच कंपनी है
वो इंडिया के लिए फाइटर जेट बनाएंगी। इंडियन कंपनी नहीं बना रही है, बल्कि फ्रेंच कंपनी बना रही है। और उसका डिजाइन इंडिया वाले बताएंगे, उसका जो रेंज होगा वो इंडिया वाले बताएंगे, क्योंकि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है, उस तरह से उसके कुछ रेंज होगी, उस तरह से कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन होगी। ओके, लेकिन बना कौन रहा है? फ्रेंच। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी से एग्रीमेंट करती है कि उस कंपनी का कुछ काम या कुछ सर्विसेज हम देंगे, बदले में कुछ फीस वगैरह वो चार्ज करेंगे, उसी को कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले कंपनी में काम किया करता था, उसका नाम था BNY मेलन। आप में से शायद कई लोग जानते होंगे। ये अमेरिकन बैंक है, न्यूयॉर्क। तो ये जो कंपनी है, ये अपने एम्प्लॉय को एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं पिकअप एंड ड्रॉप। यानी जो इनके एम्प्लॉय होंगे, उनके घर तक कार लेने आएगी, और जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो कार छोड़ने भी जाएगी। जो ये सर्विसेज थी, कार की सर्विसेज, ये BNY फुलफिल नहीं करता था, बल्कि ISS प्रोवाइड करता था। ISI नहीं, ISS, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सर्विस सिस्टम। ओके, तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी जो कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लेकिन पहले इन लोगों में कुछ एग्रीमेंट हो गया होगा और फीस वगैरह की डिस्कस हो गया होगा। टर्न की प्रोजेक्ट, दो वर्ड याद रखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन और दूसरा रेडी टू यूज विदाउट एनी फर्दर वर्क। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट देती है, तो वो ये चाहती है कि कंपनी हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे। टर्न की प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं कि पूरा काम कंप्लीट कर दे, और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट यूज कर सके। आपने एक एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, जेवर एयरपोर्ट, जो यूपी नोएडा में बन रहा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब इनका काम ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने से पहले वहां एक जटिल मैदान मैदान था, कुछ भी प्रोजेक्ट में काम नहीं हुआ था। ये शुरुआत से काम हो रहा है, इसे इसलिए इसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। एक दूसरा भी प्रोजेक्ट होता है जिसे कहते हैं सिल्वर फील्ड प्रोजेक्ट। इसका मतलब ऐसा होता है कि कुछ काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, कुछ परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और काम आगे बढ़ता है, तो उसे कहते हैं सिल्वर फील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, उसे कहेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि काम शुरू से हो रहा है। ओके, तो ये जो एयरपोर्ट है, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरा जेवर एयरपोर्ट को क्रिएट कर रही है, बना रही है। उसकी सिक्योरिटी, लगेजिंग, रनवे, प्लेन वगैरह का भी सब काम ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही देखेगा। इसके अलावा जब ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा पैसेंजर्स के लिए, जब इसमें ट्रेवलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो हर पैसेंजर के एवज ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूपी गवर्नमेंट को 400 रुपए देना होगा। 400 रुपए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि टर्न की प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, यानी कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन एंड रेडी टू यूज प्रोजेक्ट को। कोई कंपनी या कोई इंसान फॉरेन में कोई अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, तो जाहिर सी बात है पूरे राइट उसके पास में होंगे। वो जिस तरह चाहे अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, लाइसेंस उसके पास में होंगे, डॉक्यूमेंटेशन उसके पास में होंगे। तो वो यहाँ कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं आया है, वो तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है। उसे भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। या फिर कभी कोई इंसान किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेता है, तो उसे फिर ये हक होता है कि वो बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस कर सके, रूल्स रेगुलेशन में कोई चेंजेस कर सके, लोगों के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर सके, जो ब्रांड का लोगो है उसके साथ में। अभी मेरे पास में दो शेयर है टाटा के। क्या मैं टाटा कंपनी को बोल सकता हूँ कि हम लोग इस तरह की कार बना सकते हैं, ये कलर ऐड कीजिए, टायर का साइज ये रखिए अभी कारों का,
हम कार बनाना छोड़ देते हैं, साइकिल बनाना शुरू कर देते हैं। क्या मैं सलाह दे सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास में भी सिर्फ 2 शेयर है। हाँ, अगर मैं ह्यूज अमाउंट का शेयर परचेज़ कर लेता हूँ, मैं या कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई फॉरेन की कंपनी हो सकती है, तो रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में बहुत सारे शेयर है और उसके पास में फिर वो राइट भी है। ओके, इसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर। जॉइंट का मीनिंग तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, लेकिन वेंचर का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। वेंचर का मीनिंग होता है बिजनेस, ट्रेडिंग, या देखा जाए रिस्की और डेयरिंग जर्नी, एक रिस्क भरी जर्नी। ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन यह है कि जब दो कंपनी कोई एक प्रोजेक्ट के लिए या हमेशा के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में अपने जो रिसोर्सेस है उसे शेयर करते हैं, रिस्क बराबर होता है दोनों के लिए और प्रॉफिट भी बराबर होता है। और ये क्यों किया जाता है? फॉर अचीव अ कॉमन गोल। एक एम होता है, एक गोल होता है, उसे पाने के लिए। हो सकता है ये कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हो। ठीक है, जॉइंट वेंचर में भी दो चीजें होती है। एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर और दूसरा होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसा होता है कि ये कुछ पीरियड के लिए होता है कि हम इतने इतने सालों तक या हमें कुछ इतने इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उसमें हमारी हेल्प कीजिए, हमें आपकी रिसोर्सेज की जरूरत है। दो कंपनी मिल गई और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो गया। इन्होंने यहाँ पर एक नया फर्म नहीं बनाया। ओके, जैसे मैं कहता हूँ एक लैपटॉप है एचपी का लैपटॉप, उसमें बैटरी है तोशिबा की। ठीक है, तो ये भी एक तरह का जॉइंट वेंचर हो गया। और ये कौन सा जॉइंट वेंचर हुआ? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। क्योंकि यहाँ पर एक नई फर्म नहीं बनी है, एचपी अपनी अपनी जगह पर है, वही टोशिबा भी अपनी जगह पर ही है। दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। टोशिबा अपनी बैटरी प्रोवाइड कर रही है, एचपी अपने लैपटॉप, दोनों चीज मिलके एक ब्रांडेड लैपटॉप बन जाते हैं। लेकिन वही जो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर होता है, उसमें एक नई फर्म बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। मर्जर एंड एक्विजिशन, दो अलग अलग वर्ड है और दोनों की डेफिनेशन भी अलग है। पहले हम देखते हैं मर्जर। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, मीनिंग पता चल रहा होगा। इसका मीनिंग होता है मर्ज करना, मिल जाना। जब भी दो कंपनी आपस में मिल जाती है और मिल के काम करती है, तो उसी को मर्जर कहते हैं। एक कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वो कहावत यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक है लेकिन उसके दो ओनर है। जैसे हाल ही में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को मर्ज उसके साथ में मर्ज कर लिया था। तकरीबन 39% स्टेक उसने परचेज किया था और कुछ 52 बिलियन की डील हुई थी। तो आप समझ रहे हो कि दो कंपनी है, एक डिज्नी और एक है 21st सेंचुरी फॉक्स। एवेंजर्स वगैरह तो आप जरूर देखते होंगे। ये दोनों कंपनी मिल गई और जो एक ब्रांड नेम था 21st सेंचुरी फॉक्स, उसे हटा दिया गया। अभी सिर्फ ब्रांड नेम होगा डिज्नी। ठीक है, इसको कहते हैं कि मर्जर। दोनों के पूरे जो मीडिया है, इंटरटेन बिजनेस है और उनका जो मीडिया है, वो सब साथ में मिल गए। उनके जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा हो गए, लेकिन ओनर दो है। वही जो होता है एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर कर लेना, पूरा का पूरा कब्जा कर लेना, पूरा परचेस कर लेना। जैसे हाल ही में फेसबुक ने किसे परचेज किया था? इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को। अभी भी जब आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलोगे तो आपको नीचे मेटा का दिखाई देता है लोगो। मेटा यानी फेसबुक का ही न्यू वर्जन है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्विजिशन। थैंक यू। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जब भी दो कंट्री या दो रीजन या दो पार्टी आपस में ट्रेड करते हैं, प्रोडक्ट परचेस और सेल करते हैं, या फिर सर्विस से देते और लेते हैं, और जो ये पूरे बिजनेस का क्वांटिटी होती होती है और अमाउंट होता है, उसी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बताया गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड बिगेन टू ग्रो स्लोली। जब इंडिया आजाद हुआ था, तब इंडिया का फॉरेन ट्रेड
बहुत कम था, नहीं के बराबर था। 1950 में 1950 में जो ग्लोबल ट्रेड का शेयर था इंडिया का, वो सिर्फ 1.78% था, बहुत कम था। 1995 आते आते ये शेयर और कम होके 0.6% गिर गया था, यानी 1.72% रह गया था। फिर उसके बाद में लीडर आए, आप सब शायद जानते होंगे उन्हें, मुझे कमेंट करके बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया इंडिया का। उसके बाद में ग्लोबल ट्रेड बहुत बढ़ा। आज इंडिया बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर दो कंपैरिजन बताए गए हैं 2013 और 14 के। तो आप देख सकते हो 2013 मार्च में जब ये रिपोर्ट निकाली गई थी, उस वक्त 166 से करोड़ से कुछ ज्यादा का हम लोगों का एक्सपोर्ट था। और वही एक साल के बाद में 2014 मार्च में ये बढ़ के 180 180 करोड़ से ज्यादा का हो गया था। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इंपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है। जहां मार्च 2013 में 222 करोड़ का हम लोगों का इंपोर्ट था, तो वो एक साल में बढ़ के 244 करोड़ हो गया है ना। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। पहला ही पॉइंट है, इंडिया फॉरेन ट्रेड ग्रीव इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया का फॉरेन बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है और लगातार ग्रो होता जा रहा है। 2003 से 13 तक एक्सपोर्ट इंक्रीज 21.3%। जो हम लोग का एक्सपोर्ट था वो 21.3% बढ़ा है। और ये पैसों में देखा जाए तो 300.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इट वॉज वेरी गुड। सबसे ज्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है मैन्युफैक्चरर गुड्स को, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें मशीनरी आती है, इक्विपमेंट आते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम आते हैं, मेटल के प्रोडक्ट आते हैं, रबर प्लास्टिक के बने हुए प्रोडक्ट आते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है पेट्रोलियम पर। अब आप बोलोगे कि जब इंडिया के पास में कोई तेल का कुआं नहीं है, जब यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है तेल, तो हम किस तरह से फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। कि इंडिया के पास में तेल तो नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट किस तरह से कर रहा है फिर। हम लोग पहले इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल। ये दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक कलर का होता है ये तेल होता है, ये हमारा पेट्रोल ही है, लेकिन ये कच्चा तेल है। इसके बाद में इसको रिफाइन किया जाता है। जो हम लोग साइड में देख सकते हो, ये कंपनी है, ये रिफाइनरी कंपनी है, इसमें रिफाइन होता है और उसके बाद में ये पेट्रोल की तरह दिखाई देता है। और ये हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक कंपनी है, इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, रिलायंस रिफाइनरी कंपनी, उसके बाद में भारत पेट्रोलियम, इंडियन इंडियन पेट्रोलियम। ये सब कंपनी का ही मेन काम होता है कि जो कच्चा तेल होता है उसे अपनी कंपनी में लाना और उसे रिफाइन करना और इस्तेमाल करने की तरह उसे बनाना। ओके, जो रिलायंस का मेन काम है वो रिफाइन का ही है। और फिर उसके बाद में हम लोग का जो 13.5% जो एक्सपोर्ट था वो एग्रीकल्चर का था। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट रोज वाइल मैन्युफैक्चर गुड्स ड्रॉप। जो हम लोगों का पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट था वो बहुत बड़ा है। वो किस तरह से बड़ा है, और आज के पीरियड में ये बहुत आसमान को छू रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। अब इस वॉर में क्या हो रहा है कि जो रशिया का ऑयल है तो वो यूरोपियन कंट्री नहीं परचेस कर रहे हैं, कम दामों में वो इंडिया को मिल रहा है और इंडिया फिर उसे रिफाइन कर रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये हम लोग को एक अच्छा बेनिफिट हो गया। उसके बाद में एक्सपोर्ट टू एशिया इंक्रीज बट डिक्रीज टू द यूएस एंड अफ्रीका। आजादी के बाद में हम लोगों का सबसे जो फॉरेन ट्रेड था, सबसे बड़ा फॉरेन ट्रेड पार्टनर था वो यूएस था। लेकिन अभी हम लोग जो एशिया कंट्री है, जिसमें चाइना आता है और पाकिस्तान आता है, बहुत सारे एशियन कंट्री है, उनके साथ में हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। वही जो यूएस के साथ में हम लोग का बिजनेस टाई था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। नेक्स्ट है, इंपोर्ट रोज बाय 26%, हिटिंग 490.3 बिलियन। जो हम लोग का इंपोर्ट था
जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना से हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी काफी हद तक बढ़ गया है और 26% तक हो गया है इंपोर्ट। और अगर पैसों में देखा जाए तो 490.3 बिलियन डॉलर तक हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल होता है सऊदी अरब वगैरह से, ईरान से हम लोग परचेज करते हैं। ऑयल हो गए, जैसे खाने वगैरह के जो तेल है वो हम लोग अपने इंपोर्ट करवाते हैं। यूक्रेन से भी काफी हद तक आता है हम लोगों का सनफ्लावर का तेल, वहां से इंपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आपको पता होगा, जो गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है तेल, उनकी मशीनरी के लिए, और ग्रीस वगैरह, ये सब लुब्रिकेंट कहलाते हैं। तो ये हम लोग 35% तक इंपोर्ट करते हैं। जो हम लोग का मेजर इंपोर्ट सोर्स है वो है एशिया, और उसमें भी सबसे जो मेन कंट्री है वो है चाइना। ठीक है, और उसके बाद में फिर यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का सिंपल एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन यही है कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था इंडिया पर, तब हम लोग का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पार्टनर था वो ब्रिटेन ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने इंडिया पर कब्जा कर रखा था। जो इंडियन प्रोडक्ट है उन पर इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिशर का था। वो हमसे बड़े कम दामों में प्रोडक्ट परचेस करते और उसे ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते। ओके, उसके बाद में वही प्रोडक्ट को वो अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे। अगर हम चाहते कि हमने अमेरिका या अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो वो उस पर हैवी ड्यूटी लगा देते एक्सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के हवाले ही हमारा प्रोडक्ट को करना होता था। हमारी जितनी भी सारी चीजें हैं हमें ब्रिटिश को बेचना पड़ती थी कम दामों में। और उसके इसी वजह से इसमें इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इंडिया को बहुत नुकसान हुआ और ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ। लेकिन जब इंडिया आजाद हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 के करीब में जब इंडिया आजाद हो गया, उसके बाद में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बना। और इसके अलावा भी कई सारी कंपनी इंडिया के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करने लगे, जैसे जर्मनी, जापान, यूके, यूएई, सऊदी अरबिया, ईरान, जहाँ से हम लोग तेल को इंपोर्ट करने लगे। उसके अलावा चाइना है, हांगकांग है, सिंगापुर है, और बहुत सारी कंट्री है जिनके साथ में इंडिया ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।